बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट नियाज़ फ़ारूक और आप देख रहे हैं लर्ज़ ऑफ पाकिस्तान और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट साजिद इकबाल सुकीरा साहब। ये क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट वकील हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक एफ़आईआर होती है या अगर एक कत्ल होता है या एक रेप होता है तो उसके बाद जो मामलात होते हैं उसकी एक मुकम्मल जो कहानी है वो कैसे शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, और इसमें ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो आप लोगों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जी सर, बताइएगा कि अगर एक कत्ल होता है या एक चोरी होती है, डकैती होती है या एक रेप होता है तो उसके बाद एफ़आईआर से लेकर थोड़े से मामलात को कैसे आगे किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें जब भी ऐसा इंसिडेंट हो तो सबसे पहले आपने जो है क्राइम सीन को प्रिजर्व करना है। क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के बाद जितना जल्दी हो सकता है प्रॉम्प्टली आपने पुलिस को बुलाना है, पुलिस को कॉल करनी है। उनका हेल्पलाइन नंबर भी है 15, उस पे कॉल करें। और जब आप 15 पे कॉल करते हैं तो ये रिकॉर्डेड होता है। ये रिकॉर्ड में आ जाता है पुलिस के भी और गवर्नमेंट के भी कि आपने प्रॉम्प्टली पुलिस को जो है इन्फॉर्म कर दिया है उस इंसिडेंट के मुतालिक। पुलिस आ जाती है आप मौके पे। तो जो इन्फॉर्मर होता है, इन्फॉर्मर का वो बयान रिकॉर्ड करती है। या ऐसा भी होता है कि आप चले जाते हैं किसी आउटस्कर्ट एरिया में हैं, तो वहाँ कोई मर्डर हो गया या रेप हो गया तो आप पुलिस के पास चले जाते हैं, पुलिस आपको रास्ते में मिल जाती है या आप थाने में चले जाते हैं। तो वहाँ पहले पहले आप इन्फॉर्मर होते हैं, मतलब इन्फॉर्मर वो है, वो ही कंप्लेनेंट बन जाता है एफआईआर का। तो उसका पुलिस जो है बयान रिकॉर्ड कर लेती है। जब उसका बयान रिकॉर्ड कर लेती है तो उसके बाद पुलिस ने जो है वो रिकॉर्ड करने के बाद वो एक इस्तगासा होता है, वो पुलिस में भेज दिया जाता है था, वहाँ जाके फिर वो एफआईआर दर्ज हो जाती है। और जो उसका फिर आईओ है जो रिकॉर्ड करता है उसको फौरी तौर पर उसने फिर उस प्लेस ऑफ अक्रेंस पे जाना होता है। प्लेस ऑफ अक्रेंस वो है जहाँ पे वो वकूआ हुआ है। वहाँ जाके जो है पुलिस ने उस वकूए को देखना होता है, वो कहाँ पे हुआ है। और जो इन्फॉर्मर है वो बताता है, जो विटनेस हैं वो बताते हैं या किस तरह ये जो है वकूआ हुआ है, कहाँ पे अक्यूज़ था, कहाँ पे विक्टिम था, सारी उन्हें लोकेशन सारी बतानी होती है। और उसी को पुलिस ने फिर एक रिटन फॉर्म में लाना होता है, उसका एक नक्शा बनाना होता है, वहाँ दिखाना होता है, फासले होते हैं, ताकि ये किस तरह जो है ये जो है वकूआ हुआ है। सर, डिलेड एफ़आईआर डिनाइड जस्टिस, अगर एक एफ़आईआर में इतनी क्यों अहमियत दी जाती है और क्या वाकई इसकी इतनी अहमियत है, या फिर हम लोग जो एक होते हैं वो उसमें लापरवाही कर देते हैं कि एफ़आईआर को सही तरह वो लिख नहीं पाते या लिखवा नहीं पाते या फिर टाइम पे कॉल नहीं कर पाते। इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा सर। देखिए जी, एफआईआर की एब्रीविएशन ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जितना भी हो सके वो प्रॉम्प्टली होनी चाहिए। अगर वो जल्दी नहीं है, प्रॉम्प्टली नहीं की है, इसका मतलब है फिर कंसल्टेशन की गई, आपने सोचा है, समझा ये जाता है, प्रज्यूम ये किया जाता है कि फिर आपने समझा है, आपकी कहीं एनिमिटी थी, तो आपने जो है हो सकता है किसी अक्यूज़ को ऐसे ही शामिल कर दिया हो। इसलिए कहा जाता है जिस तरह वक़ूआ हुआ है फ़ौरी तौर पर आप उसे पुलिस को रिपोर्ट करें, ताकि उसमें कोई भी कंसल्टेशन का टाइम ना लगे, ना कोर्ट प्रज्यूम कर सके, ना पुलिस प्रज्यूम कर सके। सर, सम टाइम ऐसे होता है कि अगर 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 आप एक थाने में जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारे हदूद में नहीं आ रहा, तो वहाँ पर ज़ीरो रिपोर्ट का क्या एक नज़रिया होता है। वैसे तो हर थाने की अलग से अपनी की बीट है, बीट में उनके जो इलाके भी दर्ज होते हैं। तो आ जाए तो फिर हायर अप्स होती हैं, वहाँ जो है आप उनको इस मामले को एजिटेट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो कोर्ट में है, जस्टिस ऑफ पीस है, वहाँ एक एप्लीकेशन भी दे सकते हैं जो स्टेशन के मुतालिक मेरा क्राइम रिपोर्ट नहीं हो रहा, तो उसके बाद इंशाल्लाह वो हो जाएगा। एक एफआईआर हो गई, उसके बाद जो अगला इन्वेस्टिगेशन वाला मामलात है, जो एक आपने बात की कि जहाँ पर क्राइम हुआ है, जो मकतूल है उसके कपड़े, उसका खून, और जिस तरह जो एक मकतूल एक दूसरा एक विक्टिम औरत है जिससे रेप हुआ उसके कपड़े, इनके ऊपर बताइएगा कि कौन से ऐसे काम हैं जिसके ऊपर जो उसके अलावा जो उसके बाकी हैं जानने वाले वो उसको एहतियात से उस मामलात को, अपना जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय ना कर बैठे। जी, मैं पहले रेप का बता देता हूँ आपको, अपने नाजरीन को। तो रेप में ऐसा होता है, जो विक्टिम है उसे अपनी बॉडी वॉश नहीं करनी चाहिए। अगर जो है सोडोमी कमिट हुई है तो उसमें स्टूल पास नहीं करना चाहिए। स्टोमी मतलब सर? अननेचुरल जो सेक्स है, सही। वो सोडोमी कॉल करते हैं लीगल टर्म में।
तो जो है स्टूल पास नहीं करना चाहिए, कि उससे फिर ये होता है कि सेमन जो है वो निकल एक्स्ट्रा जाते हैं, एविडेंस है। तो उसमें फिर एविडेंस नहीं आती। तो जो विक्टिम के कपड़े हैं वो भी संभाल के रखने हैं, क्योंकि वो भी फोरेंसिक में जाते हैं, हो सकता है उन पे कोई जो है ब्लड का स्टेन हो, कोई सेमन का स्टेन हो। तो इवन देन के जो विक्टिम के नेल हैं उनको भी देखना होता है, हो सकता है जब वो रेजिस्टेंस कर रहा था तो विक्टिम के नेल में किसी अक्यूज़ की स्किन आ गई हो, तो स्किन का भी डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ये एक इसलिए कहा जाता है कि फ़ौरी आपने जो है इस बकौवे को रिपोर्ट करके, जब रिपोर्ट करेंगे पुलिस फ़ौरी तौर पर आपको जो है डॉक्टर के पास मेडिकल के लिए ले जाएगी विक्टिम को। तो वहाँ थारोली उसका जो है मेडिकल किया जाएगा, कपड़े कब्ज़े में लिए जाएंगे, बॉडी सारी एग्जामिन की जाएगी, कहीं पे कोई मार्क ऑफ इंजरी हो तो इनर पार्ट है उनका भी एग्जामिन किया जाएगा। तो उसमें जो है सैंपल कलेक्शन हो जाएगी डीएनए के लिए, ताकि वो फिर जो अक्यूज़ है उसके साथ मैच की जाए। यहाँ पर दो बातें आपने बताई। एक तो ये कहा ना कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं दे रही तो आप उसकी जो हायर हायरार्की वहाँ पर जाएं, या 28 जिसका रेट ऑफ पीस ऑफ कहते हैं उसमें चले जाएं। अब अगर एक जो मेडिकल बोर्ड है वो गलत रिपोर्ट दे रहा है, गलत उसमें जा रहा है, आपकी जो एक कत्ल हुआ है जो कुछ भी है उसकी वो दूसरी तरफ मिल गया है, तो वहाँ पर क्या उसका कंपनसेट करना होगा, कैसे उसको? इसमें आपको अगर लगता है डॉक्टर जो है मेडिकल ऑफिसर है, उसने जो है मेडिकल सही नहीं किया है, एक तरफ ये हो सकता है कंप्लेनेंट को ये शिकायत हो सकती है कि ये जो है इन्होंने बड़ा फैब्रिकेटेड मेडिकल मेडिकल बनवाया है, तो वो फिर एजिटेट कर सकता है, बिफोर मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन देगा कि इसका मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। अगर अक्यूज़ को लगता है कि जो है इंजर्ड है, उसे लगता है कि मेरा जो है मेडिकल ठीक नहीं हुआ है, तो मुझे जो है ये नजायज़ जो है इसमें फंसाया जा रहा है, तो वो भी बिफोर मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन मेडिकल बोर्ड के लिए दे सकता है, ताकि उसे री एग्ज़ामिन किया जाए। तो मेडिकल बोर्ड ने एक हतमी राय देनी होती है, आया कि ये जो है वो इंजरी है, तो इंजरी उसको चैलेंज कर सकते हैं, जी चैलेंज कर आपके सकते पास हैं राइट। कि ये इंजरी है फैब्रिकेटेड है या फैब्रिकेटेड नहीं है, तो फिर मेडिकल बोर्ड की वो ओपिनियन हतमी होती है। एफआईआर होगी, मेडिकल रिपोर्ट बनेगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। अब इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज्ड को क्या क्या राइट हासिल हैं, और अगर जो जिनका जो मकतूल मर गया उनके लवाकिन किन किन बात का इन्वेस्टिगेशन में ख्याल रखें? अक्यूज़ को तो राइट यही है कि उसने जो है अगर वो अरेस्ट उसकी हो गई है तो जिस्मानी रिमांड जो है पुलिस उसका ले लेती है मजिस्ट्रेट से, और टोटल जो है जिस्मानी रिमांड 14 दिन का होता है, तो ये पार्शली जो है वो मिलता रहता है। तो जिस्मानी रिमांड का मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने तशद्दुद करना होता है, वो पूछताछ के लिए होता है, पूछना होता है, इंटरोगेशन करनी होती है। कोई अक्यूज़ ने जिस जिस वेपन से जो है वो कत्ल किया है, तो वेपन उससे बरामद कराना, उसके मुतालिक पूछना होता है। अगर अक्यूज़ को लगे कि वो पुलिस तशद्दुद कर सकती है तो वो मेडिकल अपना करवा सकते हैं। अगर एक ये बंदे को अक्यूज़ के राइट्स हैं। अगर एक बंदे को वो मार ही इस तरह रहे हैं कि उसमें मेडिकल में कुछ आ नहीं रहा, तो कैसे उसको करेंगे सर? अब इसमें अगर जो है बॉडी तशद्दुद है तो फिर मेडिकल में आ जाएगा। अब कुछ नए तरीके पुलिस ने बनाए हुए हैं कि वो पानी शानी अक्यूज़ को देते हैं, तो उसका जहरी मेडिकल तो नहीं होता, तो लेकिन उसके बॉडी इफ़ेक्ट्स ज़रूर आते हैं। तो ये अगर बात एजिटेट की जाए बिफोर मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन दे के, पुलिस रुक जाती है, उसे अंदाज़ा हो जाता है इन चीज़ों का कि भी ये मामला आगे चला जाएगा। तो ये अक्यूज़ का राइट ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन में तो चला गया है, और वो अगर उसने जुर्म किया है तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, कोर्ट में है, ट्रायल में साबित होगा। तो जिस्मानी रिमांड का मतलब ये नहीं कि उस पर तशद्दुद किया जाए। ठीक। ये किसी भी जुर्म नफ़रत हमेशा जुर्म से होती है, इंसान से नहीं होती। किसी को भी ह्यूमिलेट नहीं किया जाता, चाहे वो मुजरिम ही क्यों ना अब हो। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या बातें पुलिस देखेगी, किसको बुलाएगी, क्या क्या उसमें होगा, उसके बारे में बताइएगा। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है तो पुलिस ने सबसे पहले नक्शा मौका देखना होता है, कहाँ पे वकूआ हुआ है, प्लेस ऑफ अक्रेंस का है, और प्लेस ऑफ अक्रेंस से काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। वहाँ जहाँ वकूआ एलिजिबली हुआ होता है तो वहाँ सराउंडिंग में लोकेलिटी भी होती है, वहाँ से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा पुलिस करती है, अपनी पुलिस डायरीज़ में लिखती है, पूछती है वकूआ हुआ है, क्या टाइम था, कैसे कैसे है। और इसमें फिर मोटिव भी देखा जाता है, इन पार्टी का मोटिव क्या है, या आपस में इनकी कोई पुरानी एनिमिटी तो नहीं चल रही है, फसाद तो नहीं रहे हैं। ये सारी इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने लाना होता है। फिर साथ में अक्यूज़ को भी इंटेरोगेट कर रहे होते हैं, लोकेलिटी से पूछ रहे होते हैं, बाकी फोरेंसिक के लिए एविडेंस कलेक्शन करके भेज रहे होते हैं। तो इस तरह पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन अपनी कंडक्ट करती रहती है।
सर थाने में वकला का कोई काम है या सिर्फ अदालत के अंदर ही वो अपना सारा काम निपटाते हैं? कानूनी तौर पर तो वकला का थाने में काम नहीं है, तो एज ए कर्टसी वो चले जाते हैं। तो वकील साहबान ने कोर्ट में ही पेश होना होता है, वहाँ ही जो है केस जो है अगर कंप्लेनेंट का है या अक्यूज़ का है वहीं प्लीड करना होता है। हाँ, अलबत्ता कहीं जो है लगे पुलिस जो है तामन नहीं कर रही या लीगली चीज़ें नहीं चल रही, वहाँ जो है उन्हें थोड़ा सा असिस्ट कर सकता है। सर जहाँ पर केस ख़राब होता है उस वो मेन पॉइंट होता है बेल वाला। अगर तो वो बेल में इस तरह के कोई पॉइंट निकाल ले कि जिसमें अक्यूज़ को फ़ायदा जा रहा होता है कि वो उस बिना पर उसको बेल मिल रही होती है, जिसमें वो बूढ़ा है, बच्चा है या औरत है, या कोई ऐसा पॉइंट जिसमें वो डिले एफआईआर होगी या कोई और इस तरह का, अगर जब बेल हो जाती है उसके बाद केस की कितनी अहमियत है और कितनी उसकी वो वर्ष बाकी रह जाती है? बेल जो है ये इक्विटल नहीं है, ये श्योरिटी जो है, ये जो है स्टेट की शोल्डर से हट के जो है ग्रंटर हैं और श्योरिटी वाले उन पे आ जाती है ये। तो वो बेल का एक बस वो प्रेशर होता है पार्टीज़ पे, कंप्लेनेंट पे। अगर बंदा बंद है तो प्रेशर में है, बाहर आ गया तो प्रेशर लूज़ हो जाता है। लेकिन केस पे फ़र्क नहीं पड़ता है, केस में आगे चल के पनिश भी हो जाती है। बेल के कई ग्राउंड्स हो सकते हैं। पहला ग्राउंड तो स्टैट्यूटरी ग्राउंड होता है, अगर मर्डर ट्रायल है तो 2 साल से ट्रायल कंडक्ट नहीं हुआ है तो उस पे वो बेल उसे ग्रांट हो जाती है। और उसके बाद ये जैसे आपने फरमाया कि डिले है एफआईआर में, तो वहाँ पे भी बेल में ये पॉइंट कंसीडर किया जाता है। जैसे जवनाइल हैं, जवनाइल में जैसे 3 कैटेगरीज़ हैं, उसमें माइनर, मेजर और हीनियस क्राइम में। माइनर और मेजर में तो सारे जो क्राइम आते हैं वो बेलेबल तस्वर किए जाते हैं। जो हीनियस में है वो अगर वो मोर देन 15 ईयर है तो वहाँ अगर कोर्ट को लगे कि रीज़नेबल ग्राउंड है तो उसकी बेल रिफ्यूज़ कर सकती है। अगर वो 15 साल से नीचे है अक्यूज़ तो वो कानून के मुताबिक उसे रिलैक्सेशन है, चाहे वो हीनियस क्राइम ही क्यों नहीं है तो उसे बेल ग्रांट की जाती है। इस तरह वो खातून का भी है एक राइट, उसको भी स्टैट्यूटरी राइट में भी 1 ईयर है, तो उसको भी जो है कुछ समहाउ राइट्स हैं बेल स्टेज पे। सर ये गवाहान के बारे में बताइएगा कि एक गवाह पहले वो उसके हक में दे रहा होता है, आगे जाके वो उसके मुखालिफ दे रहा होता है, या तो उसको सिक्योरिटी का मसला होता है या फिर इस तरह का, इसके बारे में क्या कहेंगे? सिक्योरिटी का भी समहाउ हो सकता है। उसमें होता ये है कि पार्टीज़ जो ऑफेंसेस होते हैं नॉट कंपाउंडेबल, जिनमें राज़ीनामा नहीं होता, तो फिर उसमें भी जाके जो है विटनेस है बाद में फिर बयान चेंज कर लेता है। या ऐसा होता है कि वो फिर वो जो है दूसरी पार्टी से मिल जाए या उसे कुछ थ्रेट हो तो फिर वो एविडेंस देने के लिए नहीं आता, या वो जो है हॉस्टाइल हो जाता है। तो अगर सरकार का केस हो तो उसमें फिर जो है सरकार एविडेंस दे रही होती है, आईयू है, कंप्लेनेंट है, तो उसमें वो चले जाता है। अलबत्ता अगर स्टार विटनेस या आपका अगर नहीं आ रहा तो आपके केस पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। सर आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये लिखा हुआ है कि सरकारी वकील ही उस केस को लड़ेगा, लेकिन और जो बाकी वकील हैं वो उसको असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस चल रही है उसमें सरकारी वकील की बजाय प्राइवेट वकील लड़ रहा होता है, सरकारी वकील उसको असिस्ट कर रहा होता है। तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, जो भी सरकार के केसेस आते हैं, सरकार के केसेस में जिनकी एफआईआर होती है वो सारे सरकार के केसेस होते हैं। उसमें अलग से जो है हर सूबे ने एक अपना प्रोसिक्यूशन इदारा बनाया हुआ है, तो हर कोर्ट में एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है जो सरकार के केस जो है प्लीड करता है। उसकी जो है उसने ही सारे करने होते हैं। तो ड्यूटी तो उसकी है, लेकिन एक लॉट ऑफ वर्क भी होता है कि वो एट द सेम टाइम चीज़ें नहीं कर पा रहा होता। तो यहाँ को नंबर ऑफ़ प्रोसिक्यूटर बढ़ाने चाहिए ताकि वो जो है कंप्लेनेंट के केसेस हैं वो ताकि वो ले सकें। लेकिन फिर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लाइंट पार्टीज़ वो चाहती हैं कि नामवर वकला जो होते हैं, जो बार इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बड़ी मेहनत करते हैं इन चीज़ों पे, ताकि जो है वो अपना जो है अगर कंप्लेनेंट की तरफ से आते हैं तो पनिश करा सकें अक्यूज़ को, तो फिर उनको वो हायर करते हैं ताकि वो प्रोसिक्यूशन के साथ मिल के उस केस को जो डिसाइड करवाएं। सर मोड ऑफ एविडेंस के बारे में बताइएगा कि इस्लामाबाद में एक वाक़या होता है, उसकी वो वीडियो सामने आती, फिर आपका पीएम साहब उसका नोटिस लेता है, उसके बावजूद वो बंदा फिर बाद में वो औरत जो उसका शिकार हुई होती है, विक्टिम होती है, वो मुकर जाती है, वो कहती है इस बंदे को मैं जानती नहीं हूँ। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें ऐसा है कि वो पहले तो हमारे कानून में ये एक सुकम था कि एक कोई वीडियो आ जाती है किसी भी सोशल मीडिया पे या किसी सीसीटीवी से, तो वो एडमिसिबल नहीं थी कानून शहादत के मुताबिक। अब लेजिस्लेशन हुई है कि
ऐसी कोई भी वायरल वीडियो आ जाती है तो एडमिसिबल होगी, तो उसकी फोरेंसिक इस बात पे होगी कि आया ये एडिट तो नहीं हुई है। अब इस इस्लामाबाद वाले कुएं पे हम आते हैं, तो इसमें वो सरकार की मुद्दत में केस हुआ है। गो के विक्टिम अब अपना स्टेटमेंट चेंज कर चुकी है कि मैं ये बंदे वो नहीं हैं जो मेरी वीडियो में है, ये और बंदे हैं। लेकिन स्टेट इस केस को फॉलो अप कर सकती है, क्योंकि ये क्राइम जो है अगेंस्ट सोसाइटी है। तो इसमें अगर स्टेट चाहे तो उसके पास एविडेंस हैं उस वीडियो की सूरत में, जिसमें उसकी जो है फोरेंसिक हो सकती है। उसमें वो मेरे ख्याल उस्मान नाम था, पता नहीं क्या था, तो वो उसकी आइडेंटिटी साबित हो रही है। तो फिर विक्टिम के मुकर जाने से भी ये नहीं है कि उसे सज़ा ना मिले। स्टेट चाहे तो केस को प्रोसीड करा के उसे कन्विक्शन अगर करा एक सकती बंदे के खिलाफ फेक एफआईआर होती है तो उसको कौन कौन से राइट हैं या वो किस तरह उसको लेकर चले? है। अगर वो फेक एफआईआर किसी जो है शरीफ आदमी के खिलाफ हो जाती है, तो पहला यही होता है, वो चाहता है कि मैं पुलिस के हाथों ह्यूमिलेट ना हूँ। तो वो पहले पहले वकील के पास के जाके अपनी जो है वो प्री अरेस्ट बेल करवा लेता है, ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन में शामिल हूँ, पुलिस को बता सकूँ और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में मैं जो जा सकूँ। अगर किसी कंप्लेन ने करवाई है तो उसे मैं जाके मिलूँ। तो उसमें फिर जो है जो ग्राउंड है उसके हो सकते हैं कि मैंने ये जुर्म नहीं किया है, फ़र्ज़ करें वो यहाँ नहीं था, कहीं और गया था, वो प्ली ऑफ एलिबाई होती है कि मैं वहाँ था, उसके डॉक्यूमेंट दे सकता है, फ़ोन का रिकॉर्ड दे सकता है कि मेरी लोकेशन फ़ोन की कहीं और पे है। अगर कहीं और था, किसी दूसरे लोगों के साथ बैठा, तो उनके एफिडेविट्स भी पुलिस में दे सकता है कि मैं यहाँ नहीं था। तो अपनी वो उसके पास प्री अरेस्ट ज़मानत कराने के बाद टाइम होता है कि पुलिस को सेटिस्फाइड करे, उसमें जो है ऐसी मटीरियल एविडेंस दे दे कि मैं इस जो है जुर्म में शामिल नहीं हूँ। सर, ऐसा क्या बनता है कि एक लोअर कोर्ट आपको फैसला सुना रही होती है एक बंदे के हक में, जो अपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो उसके खिलाफ जा रही होती है, क्या गवाहान मुकर जाते हैं या फिर उनके वर्डिक्ट में इतना तजाद क्यों आ रहा होता है इस वक्त? इसमें जो लोअर कोर्ट्स में होता है उनमें थोड़ा सा जो है चीज़ें इतना ब्रॉडली नहीं देखी जाती। तो जब हम हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, या चीज़ों को ब्रॉडली देखा जाता है, क्योंकि या ये देखना होता है कि भी जो कहीं भी बेनिफिट ऑफ डाउट आ रहा है, चाहे वो स्लाइटली क्यों ना हो, लेकिन रीज़नेबल बेनिफिट डाउट होना चाहिए, वो फिर अक्यूज़ को एक्सटेंड कर देती हैं, प्रोसिक्यूट कर देती हैं। तो वहाँ लोअर कोर्ट में थोड़ा सा ये नैरो होता है, इस पे वो ज़्यादा देखती नहीं है। अगर उसकी एविडेंस में क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ आ रहा है कि वो प्रोसिक्यूशन का केस साबित नहीं हो रहा, तो हायर कोर्ट्स ने फिर वो इक्विटी करना होता है। ये नाजरीन, जैसे कि आप सर की बातें सुन रहे थे, बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने आपको एक एफआईआर से लेकर आगे जितने भी मामला थे उसके ऊपर बात की है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब एक वाक़या पेश आता है, कोई एक इंसिडेंट वाक़या होता है, तो उसके बाद अगर जो एविडेंस होते हैं वो आप ख़राब ना करें, उसको डिस्ट्रॉय ना करें, बल्कि आप उसको पुलिस को असिस्ट करें, उनकी मामलत करें। जैसे कि एक कत्ल होता है तो उसके साथ जो जितने भी वो उसके कपड़े होते हैं, खून होता है, जो उसके इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं उसके वैसे ही रखें। खुदा न खास्ता अगर कोई रेप होता है तो उसके झिझकाने की बात नहीं होती, बल्कि आप उसको मेडिकली जो उसकी चीज़ें हैं उसको एविडेंस बनाएं। और इसी तरह जो पोस्टमार्टम होता है एक मकतूल का, तो उसमें भी कोई जो वो आपके ही फ़ायदे में होता है कि उसमें आपका केस स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, वो आपको मेडिकली आपको वो ये आपका एविडेंस बन रहा होता है। तो ये आपको आज हमने बेसिक बातें बताई हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसी और वीडियो बनाते रहें तो आप इसको लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो इस हवाले से, हमें बताएं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको उसका जवाब देंगे। देखते रहिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू।